गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, संस्कृत विभाग सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। मैं आजकल एक नई श्रृंखला आप लोगों के साथ लेकर चल रहा हूं और वह है संस्कृत भाषा विज्ञान। संस्कृत भाषा विज्ञान के विविध रूपों को जानते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, मेडिएवल इंडो आर्य लैंग्वेज, उसको हम यहां तक पहुंच गए हैं। और इस क्रम में, इस श्रृंखला के दौरान हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। जो प्राकृत के विविध रूप हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है कि हमने गत श्रृंखला में प्राकृत के जो मागधी रूप है, अर्थात प्राकृत के भेद हैं, प्राकृत के भेदों में हमने जाना है कि हमने धर्म के आधार पर, साहित्य के आधार पर और भाषा विज्ञान के आधार पर इनका हमने भेदों का निरूपण किया। और भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा जो दिए गए 5 प्रकार हैं प्राकृत के, हम उसकी चर्चा करते आ रहे हैं। और तदनुसार हमने मागधी की चर्चा प्रारंभ की थी। और इस मागधी के चर्चा के क्रम में हम लोग पुलिश शब्द का विश्लेषण कर रहे थे। और पुलिश के माध्यम से मैंने यह स्थापित करने का प्रयास किया था कि यह पुलिस शब्द भी भारतीय शब्द है, कहीं बाहर का शब्द नहीं है। अस्तु, तो देखते हैं कि उस मागधी प्राकृत की क्या विशेषता थी। हमने यह भी सूचना दी थी कि मागधी प्राकृत के साहित्य हमें प्राप्त नहीं होते, लेकिन नाटकों में कहीं कहीं हम मागधी के रूप स्वरूप प्राप्त जरूर करते हैं। और अश्वघोष ने सर्वप्रथम मागधी जो शब्द है, मागधी प्राकृत भाषा है, इसका प्रयोग अपने शारिपुत्र प्रकरण में किया था। मित्रों, एक चीज और बता दूं कि आज भी अगर मागधी शब्द का विकृत रूप ले तो इसी से निकला है मगही। और यह मगही भाषा आज भी पाटलिपुत्र प्रदेश जो है बिहार का, उस प्रदेश में मगही भाषा आज भी बोली जाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम यह कहें कि मागधी अपने को आज भी कंटिन्यू कर रही हैं, तो वो हम उसका रूप देख सकते हैं पाटलिपुत्र में। अस्तु, तो देखते हैं मागधी प्राकृत भाषा की विशेषता क्या है। और वह विशेषता इस रूप में है कि स तथा श के स्थान पर श हो जाता है और वह सप्त, शक्त, पुरुष, पुलिश इस रूप में हम पाते हैं। इसी प्रकार हम जब र को देखें तो र के स्थान पर ल हो जाता है। यूं तो जो बच्चे जो तुतली बोली में बोलते हैं वो र को ल ही बोलते हैं सामान्य रूप से, और र का ल होता ही है। तो र के स्थान पर आप पाते हैं ल। जैसे अभी पुरुष शब्द देखा था तो उस पुरुष का जो र है वो ल में कन्वर्ट हो रहा है और तदनुसार पुलिस बन रहा है। इसी प्रकार राजा शब्द है तो राजा शब्द जो है वो लाजा बन रहा है। यानी अगर मागधी प्राकृत की दृष्टि से इसका विश्लेषण करें तो राजा लाजा बन रहा है। स तथा र के संयुक्त थ, देखिए स और र का, जैसे स का जो जैसे स्थान है तो वहां स्थान में क्या हो रहा है, स आधा संयुक्त है और थ आ रहा है। इसी प्रकार र हलंत है, जैसे अर्थ है तो अर्थ में क्या है, र हलंत और थ है, यानी र और थ का संयुक्त रूप है। तो स तथा र का जो संयुक्त रूप है, जैसे स्थ या थ, वो बदल करके त उसमें आ जाता है, थ की जगह पर त हो जाता है। स एज इट इज अपने फॉर्मेट को बनाए रखता है, स में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन थ आप कह सकते हैं कि त में बदल जाता है। और तदनुसार यदि शब्द है स्थ यानी स्थान है तो वो स्थान बन जाता है। इसी प्रकार यदि शब्द उपस्थित है तो वह उपस्थित बन जाता है, या शब्द अर्थ है तो वह शब्द अथ बन जाएगा, त आधा आ जाएगा, अत बन जाएगा। अस्तु, तो ये रूप है स तथा र के संयुक्त का। ज के स्थान पर य प्राप्त होता है, य है ना। जैसे जानाति, तो जानाति के स्थान पर यानादि ये प्रयोग होता है, ज य में कन्वर्ट हो रहा है। जो संयुक्त व्यंजन है उसमें यदि प्रथम ध्वनि ऊष्म हो तो समीकरण नहीं होता। समीकरण अर्थात जैसे एक ही रूप में नहीं बदल जाता, समीकरण आदि की चर्चा पहले हो चुकी है। जैसे हस्त शब्द है तो पहला नियम स का श हो रहा है तो हस्त यहां हो गया, और तदनुसार रूप में परिवर्तन नहीं होता, केवल स में परिवर्तन हो रहा है। प्रथमा विभक्ति एक वचन के जो शब्द होते हैं वो, जैसे आप कहें एक वचन के
जो विसर्ग है उस विसर्ग को ए हो जाता है। जैसे सह शब्द है तो वो शे बन जाता है, देवह शब्द है तो देवे बन जाता है, तो विसर्ग का ए हो रहा है। मित्रों, इसके बाद हम लोग अर्धमागधी की ओर चले, और अर्धमागधी जैसा हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि इसमें हम मागधी और शौरसेनी का प्रभाव देखते हैं। मगध प्रदेश और शूरसेन प्रदेश यानी जो आधुनिक मथुरा है, और मगध यानी पाटलिपुत्र, यानी तो पाटलिपुत्र और मथुरा के जो मध्य का प्रदेश है, जो अगर प्राचीन काल के इतिहास की दृष्टि से देखें, भौगोलिक दृष्टि से देखें, तो जो प्राचीन कोसल का प्रदेश था उस काल में, उसमें यह अर्धमागधी बोली जाती थी। जैन साहित्य की रचना इसी में मानी जाती है। यही नहीं, भगवान महावीर के जो समस्त उपदेश हैं वो इसी अर्धमागधी में है। इसीलिए जैन साहित्य की रचना की दृष्टि से अर्धमागधी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रसिद्ध नाटक है मुद्रा राक्षसम, विशाखदत्त की रचना है। इसी प्रकार एक प्रतीकात्मक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, जो कि श्री कृष्ण मिश्र की रचना है। इन दोनों ग्रंथों में भी हम अर्धमागधी का प्रयोग प्राप्त करते हैं। विश्वनाथ जो काव्य शास्त्री विश्वनाथ हैं, जो साहित्य शास्त्री विश्वनाथ हैं, वे अपने साहित्य दर्पण में बताते हैं कि अर्धमागधी चरों की भाषा थी, सेठों की भाषा थी, राजपुत्रों की भाषा थी। अभिलेखों की मूल भाषा यही थी, जिसमें स्थानीय भाषा का पुट आ गया, ऐसा समीक्षकों का कहना है। अर्थात जो इस काल के जो अभिलेख है, जो प्रयोग में आए हैं, वहां मूलतः अर्धमागधी का ही प्रयोग है, लेकिन अलग अलग जगह पे उन जगहों के प्रयोग होने के कारण उस भाषा में हम परिवर्तन देखते हैं। तो यह अर्धमागधी का सामान्य परिचय है, लेकिन जो विशिष्ट परिचय है, इसकी विशेषताओं को अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो उनकी विशेषता देखिए किस रूप में है कि जो श तथा श यानी तालव्य श और मूर्धन्य श, इसके स्थान पर स हो जाता है। अब आप देखें कि अगर उत्तर भारत के कतिपय प्रदेशों में अगर तालव्य श को स का उच्चारण किया जाता है तो उसके प्रभाव को अत्यंत सहजता और सरलता से समझा जा सकता है कि यह प्राकृत का प्रभाव है, अर्धमागधी का प्रभाव है। और श को श को स हो रहा है। जैसे श्रावक शब्द है, श्रावक, तो जो तालव्य श है वो बनकर के देखिए क्या हो रहा है, सावग, श्र का सा हो गया। इसी तरह अगर सागर है, समुद्र वाला सागर, तो वहां आप देखेंगे कि वहां तो खैर सागर है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर शशि शब्द है तो वो शशि ससी हो जाएगा। यहां वो शशि अपने स्वरूप को नहीं रख पाएगा, वो दंत्य सा में कन्वर्ट हो जाता है अर्धमागधी में। टवर्ग के स्थान पर टवर्ग मिलता है। मैंने पहले भी कहा है कि जैसे देखिए हमारी भाषा के दो रूप हैं, एक तो साहित्यिक और व्याकरण का रूप है, लेकिन एक सहज हम जब बोलते हैं। अब अगर देखें, अगर बच्चे जो त है तो वो त को ट बोलते हैं बच्चे, वो किसी ग्रंथ से अर्धमागधी का प्रयोग नहीं कर रहे होते, इसीलिए हमें दोनों रूप है। तो तवर्ग के स्थान पर टवर्ग, जैसे कृत्वा शब्द है तो कृत्वा में जो त है देखें वो ट बन जा रहा है, तदनुसार उसका रूप बन जाता है कट्टु, कट्टु। इस तरह से स्थित शब्द है तो स्थित का जो थ है वो देखें टवर्ग में बदल रहा है और वो स्थित ठीय बन रहा है। इसी प्रकार च के स्थान पर त देखा जाता है अर्धमागधी में। मूल शब्द है चिकित्सा, जैसे हम आप लोग चिकित्सा बोलते हैं, तो ये देखेंगे कि च का त हो रहा है और तेच्छा बन रहा है चिकित्सा की जगह पे। शब्दों के मध्य के जो व्यंजन है उनके स्थान पर य श्रुति देखी जाती है। मैंने अभी सागर शब्द का उच्चारण किया था, वह सागर सायर बन रहा है, यानी ग य में बदल रहा है। इसी तरह गगन है तो गगन गयन बन रहा है, यानी मध्य का जो य है, मध्य का जो ग है वो य में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से अर्धमागधी प्राकृत को हम पाते हैं और अर्धमागधी प्राकृत के माध्यम से हम ये अर्धमागधी प्राकृत की विशेषता को हमने जाना। मित्रों, इसके बाद जो सर्वाधिक प्रमुख, जैसा मैंने शुरू में निर्देश दिया था, वो सबसे समृद्ध जिस प्राकृत को माना गया है वो महाराष्ट्रीय प्राकृत है। कई लोग कहते हैं कि यह महाराष्ट्र प्रदेश में बोली जाती थी, इसीलिए इसका नाम महाराष्ट्री है। लेकिन नहीं, इसकी एक और व्याख्या है। यहां पे महाराष्ट्र का मतलब महाराष्ट्र प्रदेश नहीं है, ये जो आज का स्टेट है वो नहीं है, बल्कि वो है महा प्लस राष्ट्र, अर्थात तत्कालीन संपूर्ण भारत की यह राष्ट्र भाषा रही होगी,
इसलिए यह महाराष्ट्रीय प्राकृत कहलाई। काव्य की भाषा है। प्राय जितने भी अच्छे काव्य हैं वे सारे के सारे काव्य इसी महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखे गए हैं। प्रचुर साहित्य है इनके ऊपर। इस महाराष्ट्रीय प्राकृत का गद्य रूप में श्वेतांबर जैन के धार्मिक ग्रंथों में हम प्रयोग पाते हैं। अब जैनों की भी जो दो विधा है, दो उनके पंथ है, संप्रदाय हैं जैनों में, जिसमें एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। तो आप पाएंगे कि दिगंबर की भी अपनी भाषा है, तो श्वेतांबर जैन की जो भाषा है खास करके अपने धार्मिक ग्रंथों में वह गद्य रूप में इसका प्रयोग करते हैं। महाकवि कालिदास, महाकवि हर्ष आदि ने अपने नाटकों में इस महाराष्ट्रीय प्राकृत का उदाहरण प्रस्तुत किया है, अपने पात्रों को इसी महाराष्ट्रीय प्राकृत में बोलने का अवसर प्रदान किया है। जितने भी व्याकरण है वो प्रायः अपने व्याकरणों की रचना इसी महाराष्ट्रीय प्राकृत के आधार पर करते हैं, और अपेक्षया चूंकि साहित्य अधिक प्राप्त होते हैं इसलिए महाराष्ट्रीय प्राकृत को समझना आसान प्रतीत होता है मागधी, अर्धमागधी या अन्य के कंपैरिजन में। अब आप देखें यहां पर जो हमारी महाराष्ट्रीय प्राकृत की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह देखते हैं कि दो स्वरों के मध्य के जो अल्प प्राण होते हैं, आप लोग जानते हैं व्याकरण में अल्प प्राण और महाप्राण ये दो होते हैं, तो यहां पर उसी अल्प प्राण का प्रायः लोप हो जाता है। जैसे क और ग अल्प प्राण है, ठीक है, ग और घ महाप्राण है। अब यहां देखिए जो ये अल्प प्राण कैसे, जैसे नूपुर शब्द है तो नूपुर प यहां पर क्या है, अल्प प्राण है, प और ब इसमें अल्प प्राण है, तो नूपुर का णेऊर हो गया है, पु उ में बदल गया है। इसी तरह प्राकृत शब्द जो है, प्राकृत को महाराष्ट्रीय प्राकृत में पाउड कहा जाता है। देखिए क्री जो है क वो उ में बदल रहा है, अर्थात अल्प प्राण का जो प्राय लोप हो रहा है, पाउड। इसी तरह लोको है वो लो हो रहा है। जहां लोकस अगर जैन के जो पंच नमोकार मंत्र हैं तो उसमें आप पाएंगे लोअस शब्द आया है, वो वहां पर देखिए लोकस्य है तो लो ओ यहां पर लोक के लिए हो रहा है। इसी प्रकार गच्छति है तो भी क्या है, अल्प प्राण है, वो गच्छई हो रहा है, और तदनुसार इसमें स्वर की प्रधानता ऐसे अल्प प्राण की जगह पर हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। मित्रों, अगर दो स्वरों के मध्य महाप्राण हमें प्राप्त होते हैं, महाप्राण की चर्चा भी की कि द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के, यानी कूचू, टू, तू, पू, ऐसा जो हम प्रयोग पाते हैं, ऐसे महाप्राण के स्थान पर ह हो जाता है। जैसे शाखा, ख महाप्राण है तो शाखा का क्या हो रहा है, शाहा। और पुनः एक नई मनोरंजक बात आपके सामने प्रस्तुत करूं कि ये जो शाह शब्द है, यानी आज जो टाइटल है शाह, शायद इसी शाखा से साहा या शाह ये टाइटल आया होगा, किसी मूल संप्रदाय की शाखा रही होगी तो उसी शाखा से शाह या साहा यह टाइटल आज प्रयोग में आते हैं। नाथ शब्द है, प्रचलित शब्द है, थ है, पुनः महाप्राण है तो थ को ह हो रहा है, ना हो। क्रोध है, ध शब्द है, ध महाप्राण है तो उस महाप्राण को पुनः ह हो रहा है, और जो क्रोध शब्द है, क्रोध शब्द है, वह कोहो में परिवर्तित हो रहा है। आगे देखें और क्या है, ऊष्म जो वर्ण है, आप लोग सभी जानते हैं, अंतस्थ होते हैं, ऊष्म होते हैं, अनुनासिक होते हैं, ऐसे कई वर्ण हैं जिन वर्णों के स्थान पर हम ऊष्म जो है, ऊष्म के स्थान पर ह पाते हैं। तदनुसार पाषाण, पत्थर के लिए पाषाण आता है, और पाहन शब्द, कबीर की पंक्ति को स्मरण कीजिए, और इसी पत्थर को जो पाहन शब्द प्रयोग किया है कबीर दास जी ने कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली कूट खाए संसार। तो वहां जो पाहन शब्द है वो इसी पाषाण से निकला हुआ पाहन है, अर्थात श जो है ऊष्म वह ह में परिवर्तित हो रहा है। दिवस शब्द है, दिवस, दिवसः दिन के लिए प्रयोग होता है, इसमें भी देखिए स जो है वो ऊष्म है, क्या हो रहा है, दिवह, तस्य ताह बन रहा है। इसी तरह दश, दश जो है वो दाह बन रहे हैं। मित्रों, अगर आप लोगों के पास 10 रुपए का नोट हो, अगर 10 रुपीज करेंसी हो कागज वाला,
तो उसमें देखिएगा कि उसको कहीं ना कहीं लिखा होगा 10 रुपए, वहां पर 10 के लिए 10 के लिए दाहा शब्द प्रयोग है, यानी दाहा शब्द आज भी किसी भाषा में चल ही रही है। तो 10 जो है उसका दाहा, और यही इसमें सोचना क्या है, हम लोग जो दहाई कहते हैं, इंग्लिश जो 10 को हम दहाई कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जब कहते हैं, तो इसी 10 से अगर कहें तो वो दश वाला फॉर्म है, दशत्वम है, तो इसीलिए उसी दशत्वम से कहीं ये दहाई शब्द निकला है, 10 का दहा। कर्मवाच्य का जो यह है, हम लोग सभी जानते हैं, पठ्यते, गम्यते आदि ऐसे कर्मवाच्य में प्रयोग में आते हैं। तो कर्मवाच्य का जो यह है, उस यह के स्थान पर इज्ज हो जाता है। अब ये यहीं से भाषा को समझने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि स ह या श स में बदले ये तो इजीली समझ में आ रही है, लेकिन जब गम्यते शब्द प्रयोग होगा तो गम्यते के स्थान पर कर्मवाच्य में गमिज्जयी यह प्रयोग हो जाता है। इसी प्रकार जो पूर्वकालिक प्रत्यय है क्त्वा, है ना, खा करके, पी करके, हंस करके, रो करके, जा करके, ऐसे शब्द का प्रयोग हम करते हैं, और संस्कृत में वही पठित्वा है, चलित्वा है, हसित्वा है, खादित्वा है। उस क्त्वा के स्थान पर ऊण प्रत्यय हमें प्राप्त होता है। जैसे पृष्ठवा है तो ये स्ट्वा है, क्त्वा है, पुच्छी ऊण। अगर इसी तरह से गत्वा होगा तो मैं समझता हूं कि गत्वा का गमीऊण बनेगा, वहां पर ऊण, क्त्वा की जगह पर ऊण प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहां पे कन्वर्जन ऑफ क्त्वा नहीं है, प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत का यह स्वतंत्र प्रत्यय है पूर्वकालिक कृदंत के लिए, और वह है ऊण। इसीलिए यह कहना कि क्त्वा के स्थान पर ऊण होता है, यह गलत कहना होगा, बल्कि हम यह कहेंगे कि जिस क्त्वा का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं, उस क्त्वा के बदले में ऊण का प्रयोग हम महाराष्ट्रीय प्राकृत में करते हैं, पूर्वकालिक कृदंत के रूप में, पूर्वकालिक प्रत्यय के रूप में। मित्रों, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्राकृत है, और वह प्राकृत है शौरसेनी प्राकृत। तदनुसार शौरसेनी, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, शूरसेन, और शूरसेन का तात्पर्य मथुरा प्रदेश, अर्थात मथुरा प्रदेश की, जो मथुरा प्रदेश का मतलब केवल आधुनिक मथुरा जगह नहीं, जो पूरी की पूरी टेरिटरी रही होगी उस समय, उस प्रदेश में शौरसेनी भाषा बोली जाती होगी, शौरसेनी प्राकृत बोली जाती होगी। इस पर संस्कृत का प्रभाव देखा जाता है। अन्य प्राकृतों की अपेक्षा, यानी मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैशाची आदि प्राकृत की अपेक्षा इस शौरसेनी के ऊपर संस्कृत भाषा का प्रभाव कुछ अधिक दिखाई देता है। संस्कृत नाटकों में जो गद्य है वो इसी में प्रयोग में लाए जाते हैं। कर्पूर मंजरी, जो राजशेखर का एक अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है, उस कर्पूर मंजरी का भी जो गद्य है वह इसी में है। अभी मित्रों, हमने पाया था कि श्वेतांबर जैन के ग्रंथ जो गद्य, जो अर्धमागधी में पाया था, उसी प्रकार दिगंबर जैन के जो धार्मिक ग्रंथ है वो शौरसेनी प्राकृत में प्राप्त होते हैं। तो दोनों का जो एक है, अर्थात अर्धमागधी जो है वो श्वेतांबर प्रयोग करते हैं, और जो शौरसेनी है वो दिगंबर जैन अपने धार्मिक ग्रंथों में प्रयोग में लाते हैं। अब इस शौरसेनी की क्या विशेषता है? इस शौरसेनी की विशेषता को देखें तो दो स्वरों के मध्य यदि त है तो उसके वो द में कन्वर्ट हो जाएगा, थ है तो वह ध में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी नियम को हम इस प्रकार देखें, वो नियम इस प्रकार हुआ कि जो अल्प प्राण है वो महाप्राण में तब परिवर्तित हो जाएंगे जो जब दो स्वरों के मध्य वह वर्गीय अल्प प्राण उपस्थित हो, और तदनुसार जो भवती है तो और ध जो है वह ह में कन्वर्ट हो जाएगा। भवती का देखिए, भव तो हो ही रहा है, त द में बदल रहा है, भवती यानी होदी। इसी प्रकार कथय शब्द है, थ है तो थ कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ध में, तो कथय बन रहा है कधोही। इसमें दो स्वरों के मध्य के द तथा ध अपरिवर्तित होते हैं, अर्थात द और ध अत्यंत डोमिनेंट है, यहां पर इस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। क्रोध शब्द है, हमने देखा पीछे कि वहां पे कोहो बन रहा था, ध ह में कन्वर्ट हो रहा था, जो महाप्राण थे वो महाप्राण ह में बदल रहे थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ये शौरसेनी में महाप्राण अपने अस्तित्व को बनाए रख पाने में सक्षम है। जलदह जलदो,
द में भी कोई अंतर नहीं है, और जो सामान्य संस्कृत जानने वाला होगा वो क्रोधो और जलदो से आसानी से समझ सकता है। क्ष के स्थान पर ख होता है ना, ख। जैसे इक्षु है, इक्षु जिसे हम गन्ना कहते हैं आजकल, तो इक्षु जो है उस इक्षु को इक्खु हो गया, है ना। इक्षु को शौरसेनी प्राकृत में इक्खु कहते हैं। और मित्रों, कतिपय ऐसे प्रदेश हैं जहां आज भी गन्ना को ईख कहा जाता है, और इसी शौरसेनी का प्रभाव है कि गन्ना को वहां पर ईख कहा जाता है। भिक्षु, भिक्खु, आप सभी जानते होंगे कि जितने भी आचार्य हैं, जैन आचार्य हों या बौद्धाचार्य हों, उनको भिक्षु नहीं कहा जाता, उनको भिक्खु जगदीश, पिछले लेक्चर में नाम लिया था, तो भिक्खु जगदीश, भिक्खु शब्द प्रयोग होता है। क्ष का ख में परिवर्तन। आम पाली की तरह इसमें भी आत्मनेपद का लोप हो गया। आत्मनेपद से पुनः बार बार कह रहा हूं कि आत्मनेपद के लोप होने से यह भाषा में जो रूपों आदि की संख्या ऑटोमेटिकली यहां पर भी कम हो जाती है। तो यह शौरसेनी प्राकृत की विशेषता आई। इसके बाद एक अत्यंत प्रसिद्ध साहित्य है, वो है अत्यंत प्रसिद्ध प्राकृत का रूप है, वह है पैशाची। मित्रों, ये पैशाची, जैसे ही पैशाची शब्द आता है मन में एक शब्द निकल आता है, वो है पिशाच। और पिशाच शब्द जैसे ही आता है वैसे ही हनुमान चालीसा की वो पंक्ति याद हो आती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो पैशाची एक भाषा है। पिशाच कहते हैं कि महाभारत में पिशाच एक ट्राइब कह लें, जनजाति कह लें, ये एक प्रदेश के लोग थे, जो कश्मीर आदि के प्रदेश के लोग थे, वो पिशाच थे। और वे जिस भाषा का प्रयोग करते थे वही भाषा जो है पैशाची कहलाई। हालांकि इस पैशाची भाषा के रूप में के बारे में कई हमें मतभेद प्राप्त होते हैं, अलग अलग विचार है, अलग अलग तर्क है। अब निष्कर्ष क्या है, उस निष्कर्ष की तो बात नहीं, लेकिन किस विद्वान ने क्या तर्क दिया उसको समझना यहां हम आवश्यक समझते हैं। तदनुसार ग्रियर्सन, जो कि प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक है जिसने हिंदी के ऊपर में बहुत काम किया है, उस ग्रियर्सन के अनुसार यह दरद भाषा एक दरद भाषा है जो कश्मीर आदि के प्रदेश में बोली जाती है। वो दरद भाषा जो है से यह पैशाची प्रभावित प्रतीत होती है। हॉर्नली एक वे हैं भाषा वैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि जो द्रविड़ों का प्राकृत है, अर्थात द्रविड़ों की जो प्राकृत भाषा रही होगी, यानी द्रविड़ भाषाओं से निकलकर जो प्राकृत भाषा बनी वो भाषा पैशाची है। पुरुषोत्तम देव जो भारतीय चिंतक हैं, उनके अनुसार संस्कृत और शौरसेनी का जो बिगड़ा रूप है वह पैशाची है। वर रुचि, जिसकी चर्चा भी हमने पहले की है, प्रसिद्ध वैयाकरण है, वर रुचि ने स्पष्ट कहा है कि पैशाची का जो विकास है वो संस्कृत से है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका विश्लेषण करें तो वर रुचि ईस्वी पूर्व में हुए हैं, और ईस्वी पूर्व में अगर वो लिख रहे हैं पैशाची भाषा को तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यह भाषा जो है संस्कृत से विकसित हुई है, तो मैं समझता हूं कि इसके बाद ग्रियर्सन, हॉर्नली आदि के मतों के ऊपर विचार करने का कोई अवसर रह ही नहीं जाता है। अस्तु, पैशाची में साहित्य नहीं के बराबर है, लेकिन हम गुणाढ्य को नहीं भूल सकते। जो गुणाढ्य की बृहत कथा है वो पैशाची में लिखी गई है। इसलिए यह कहना कि साहित्य नहीं है ये गलत होगा। साहित्य है लेकिन कम साहित्य है, और एक स्वतंत्र साहित्य बृहत कथा जो गुणाढ्य विरचित है वो तो पैशाची में ही लिखित है पूर्ण साहित्य। हम्मीर मर्दन नामक जो नाटक है उसमें भी हम कुछ प्रयोग पाते हैं पैशाची का। तदनुसार जो इसके साथ ही एक प्राकृत व्याकरण है, प्राकृत सर्वस्व, उस व्याकरण में इस पैशाची के 11 भेद बताए गए हैं। कतिपय भाषा वैज्ञानिकों का यह भी मानना है जो लहंदा भाषा है, लहंदा है ना, वह पैशाची से ही निकली है, पैशाची से प्रभावित है लहंदा भाषा। अस्तु, ये तो कुछ पैशाची का इंट्रोडक्शन है, ये पैशाची के बारे में सूचना है, लेकिन ये पैशाची भाषा की विशेषता क्या है, अपने को किस प्रकार आगे लेकर के चलती है, हम उसे जानते हैं। तदनुसार 2 स्वरों के मध्य के तृतीय एवं चतुर्थ घोष प्रथम एवं द्वितीय में परिवर्तित हो जाते हैं। जो घोष वर्ण है, हम लोग सभी जानते हैं घोष अघोष 2 होते हैं। ख और जो घ है ये घोष है, सॉरी क और ख जो है वह
क और ख अघोष है, ग और घ जो है यह घोष है। तो तदनुसार जो चतुर्थ, जो तृतीय और चतुर्थ जो घोष वर्ण है, अर्थात ग और घ कह लें, या ड और ढ कह लें, या द और ध कह लें, ऐसे जो वर्ण है ये अपने अघोष रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात प्रथम एवं द्वितीय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे गगन, देखें पीछे जब हमने गगन पढ़ा था तो ये गयन हो रहा था, वहां ग का लोप होकर के य बन रहा था, लेकिन पैशाची में वही क्या हो रहा है, गकन हो रहा है, ग क में बदल रहा है। इसी प्रकार मेघ शब्द है तो मेघ जो है वो मेखो बन रहा है, मेखा बन रहा है, घ अपने द्वितीय में कन्वर्ट हो रहा है, ख में कन्वर्ट हो रहा है। पैशाची में राजा राचा बन गया, ज जो है वो च, ज घोष है, च अघोष है, प्रथम वर्ण है, तो ये राचा, पैशाची में राचा। इससे पहले हमने राजा के लिए लाजा शब्द देखा, लेकिन यहां पर हम राचा शब्द देख रहे हैं। पैशाची भाषा में र के स्थान पर ल तथा ल के स्थान पर र का प्रयोग हम प्राप्त करते हैं। रुधिरम शब्द देखिए, लुधिरम, रुधिर लुधिर, जो लहू शब्द आज बना है वो इसी से बना, इसी से प्रभावित है। लुधिर, उससे ध को ह हो रहा है और स्वर परिवर्तन होकर के लहुर बनता है, लहुर से लहू बना है। खैर रुधिर ध र ल में कन्वर्ट हो रहा है, कुमार कुमाल बन रहा है। श जो मूर्धन्य श है वह तालव्य श या स में परिवर्तित देखा जाता है। जैसे विषमः या विषमः हमें विषमो दिखता है। इसी तरह तिष्ठति है वह चिष्टदि रूप बनता है। ठीक है, जो श और स है वह बदल, जो श है वो श और स में बदल रहा है। विषमः श, स विषमो हो रहा है। तिष्ठति श, तिष्ठति जो चिष्टदि रूप बन रहा है। स्वरों के मध्य जो रहने वाले स्पर्श वर्ण हैं उनका लोप नहीं होता। यह सामान्य पैशाची की विशेषता हमारे सामने आई। तदनुसार भाषा वैज्ञानिकों ने जो 5 प्रकार की चर्चा की, 5 प्रकार के प्राकृत का उल्लेख किया, उस उल्लेख में हमने 5 प्राकृत को समझा। मित्रों, इसके बाद भी कई अन्य हैं, ढक्की है, शाकाहारी है, चूलिका है, आदि ऐसे अन्य भी कई भेद हैं प्राकृत के, लेकिन मूलतः ये 5 प्रमुख भेद थे। अगर समग्र रूप में इस द्वितीय प्राकृत की विशेषता को हम जाने, अगर समग्रता से जानते हैं, तो देखें इसके साथ क्या क्या आ रहा है। स का श हुआ, र का ल हुआ, द्विवचन का लोप हो रहा है, आत्मनेपद पद का प्रयोग प्राप्त नहीं होता, य के स्थान पर ज प्राप्त होता है, न के स्थान पर न प्राप्त होता है, और व्यंजनांत का परिवर्तन स्वरांत में होता है। तो ऑल टुगेदर ये 7 विशेषताएं थी जो हमने आपको प्राकृत के संदर्भ में ली। मित्रों, इसके बाद हम लोग इसी प्राकृत का जो एक्सटेंशन है, जो अपभ्रंश भाषा है, जिसे हम आधुनिक भाषा कहते हैं, जो संस्कृत से निकलने वाली भाषा या प्राकृत से निकलने वाली भाषा है, हम उनके ऊपर में विमर्श करेंगे, उनके ऊपर में विचार करेंगे। इन्हीं सूचनाओं के साथ, इसी प्रकार की विशेषताओं के साथ कैसे परिवर्तन हुए हैं उस रूप के साथ आऊंगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों की क्रिया, आप लोगों की प्रक्रिया और आप लोगों की प्रतिक्रिया की मुझे सदैव प्रतीक्षा रहती है। अगर आप टिप्पणी करते हैं तो मैं उसमें सुधार करता हूं, अगर आप तारीफ करते हैं तो मेरा उत्साह उससे बढ़ता है, और यह प्रक्रिया आप लोग जारी रखें। आपने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।